हेलो यंगिस्तान। तो फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश को पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है, किसी भी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वो वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करने का मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र में उस पे वैद्युत बल लगेगा। अब हम लोग अगर आवेश की मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। एसआई मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि होने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग साधारण बीजगणित नियमों से जोड़ देंगे। दूसरी बात, सजातीय और विजातीय आवेश। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो सजातीय होंगे, और प्लस माइनस मतलब विपरीत प्रकृति वाले आवेश विजातीय आवेश कहलाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये होगा कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब उस पे ऋणात्मक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब उस पे धनात्मक आवेश है। ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अपना आवेश के गुण में? क्वांटीकरण का सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो क्वांटम सिद्धांत या क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो सदैव एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा। निश्चित और न्यूनतम आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होगा। यही है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसे निश्चित और न्यूनतम आवेश को हम लोग मूल आवेश बोलते हैं, जिसको ई से लिखते हैं, और ई का मान अपने को पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहां पे ये जो निश्चित और न्यूनतम आवेश जिसको हमने मूल आवेश बोला, इसका पूर्ण गुणज है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पे आवेश Q है तो वो सदैव प्लस माइनस n इंटू ई होगा। n क्या है? कोई पूर्णांक संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E है मूल आवेश जिसका मान अपने को पता है। और प्लस माइनस इसलिए कि उस वस्तु पे या तो धनात्मक आवेश होगा या ही होगा ऋणात्मक आवेश। सवाल कह रहा है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलाम आवेश मतलब Q आपको दिया गया है, एक कूलाम आवेश दिया गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से Q बराबर n इंटू ई प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस माइनस क्या बताएगा? आवेश की प्रकृति, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। आवेश दिया है एक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकालना है, और ई का मान रखेंगे हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां से n निकालेंगे तो 1 बटा जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। यही से अपने को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पे कह रहा है 8 कूलाम का ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी। अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये संख्या भी बताना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो फिर से ही फॉर्मूला, इस बार जो Q है अपना वो 8 कूलाम दिया है, फिर से हम लोग लगाएंगे Q बराबर n इंटू ई। तो n मिलेगा Q बटा ई। Q का मान अपने को 8 दिया गया है, E का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहां से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहां भी पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस सवाल में कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान के दो गोलों A और B को क्रमशः प्लस Q और माइनस Q का आवेश दिया गया। पहले इनके द्रव्यमान बराबर थे, इनके द्रव्यमान बराबर थे। फिर क्या किया गया? आवेशन के बाद आवेशन किया गया, इनके साथ चार्जिंग की गई इन दोनों गोलों में। अब इनके द्रव्यमान में संबंध चाहिए, मतलब क्या पहले जो द्रव्यमान बराबर था आवेशन के बाद भी इनके द्रव्यमान बराबर होंगे अथवा कोई बढ़ेगा कोई घटेगा। तो देखो, एक को आवेश दिया गया प्लस क्यू, दूसरे को आवेश दिया गया माइनस क्यू। तो आप ये देखो, जिस
का आवेश माइनस क्यू, जिस पे आवेश दिया गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, और जिसको आवेश प्लस क्यू दिया गया मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन उससे निकाले गए। और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो अब जिसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे नेगेटिव चार्ज वाले में, उसका द्रव्यमान बढ़ गया होगा। तो अगर ये A था, ये B था, तो अब चार्जिंग के बाद जो Ma है और Mb है, उनमें अगर संबंध निकालना हो तो नेगेटिव आवेश के कारण उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कूलाम का नियम देखेंगे हम लोग। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, हमने मान लिया Q1 Q2 r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही अपना कूलाम का नियम। तो ये दो चीजें, मतलब आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, स्मॉल k आएगा यहाँ पे, वो होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। k क्या है? k समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान निर्वात या वायु के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, और किसी माध्यम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। ये कैपिटल के है उस माध्यम का परावैद्युतांक, ये एप्सिलॉन है उस माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी अपने को पता होता है कितना, 8.85 गुणे 10 की घात -12। अभी सबका मात्रक भी देखेंगे। अब ये जो वैद्युत बल है, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होगी, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही इस वैद्युत बल की दिशा होती है। मतलब अगर ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो प्लस प्लस में लगेगा प्रतिकर्षण बल, तो इसके कारण ये दूर की ओर इसको धक्का मार के दूर भेजेगा प्रतिकर्षण बल। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 के कारण 2 पर बल है, तो बोलेंगे F21, 2 पर 1 के कारण, या 1 के कारण 2 पर। इसी प्रकार ये प्लस प्लस है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस पे दूर दिशा में बल लगाएगा। ये देख लो, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही है बल की दिशा। इस बल को हम लोग बोलेंगे F12, 1 पर 2 के कारण बल। अगर ये दोनों माइनस होंगे तो भी वही स्थिति मिलेगी क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर 1 प्लस 1 माइनस हो गया तो ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और ये माइनस इस प्लस को भी अपनी ओर खींचेगा। ये बल जो है 2 पर है 1 के कारण, ये बल है 1 पर है 2 के कारण। ये हो गई बल की दिशा और ये हो गए बल के लिखने के तरीके। अब हम लोग यहाँ पे K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक विमा निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक विमा निकालते हैं, और कैपिटल K की भी बात करते हैं। तो अब अगर यहाँ हम लोग ध्यान दें तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर इस फॉर्मूले में रखें तो F कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर यहां से पूरा हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब स्मॉल k निकालें तो ये कितना मिलेगा, ये r यहां मल्टीप्लाई जाएगा तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। तो अब अगर इसका मात्रक रखेंगे तो इसका ये सबका मात्रक रखना पड़ेगा। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, r दूरी है मीटर स्क्वायर हो गया, Q की विमा हम लोग सदैव रखेंगे I इंटू टी से, Q I की मात्रक लिख रहे हैं तो एम्पियर, और इसका मात्रक या फिर कूलाम सीधा रख दो ना SI पद्धति में, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा,
कूलाम स्क्वायर। अगर वीमा रखेंगे हम लोग तो क्यू की वीमा के लिए हम लोग आई इंटू टी पे जाएंगे, आई की वीमा एम्पियर, टी की वीमा कैपिटल टी। अब यहीं से अपने को ये स्मॉल के का मात्रक मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिला है। यहीं पे एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक और वीमा पूछा जाता है। अच्छा, के का हम लोग यहाँ से स्मॉल के की वीमा भी निकाल सकते हैं, एफ की वीमा, आर की वीमा मतलब बल की बीमा रखेंगे, आर मतलब दूरी, उसका स्क्वायर करेंगे, क्यू की आई इंटू टी से बीमा रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार हम लोग एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। तो अब अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट निकालें तो कितना मिलेगा, ये 4 पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, चलो लिख लेते हैं, एक बार मात्रक लिखने के लिए हटा देंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एप्सिलॉन नॉट यहां गया, ये एफ बटा में आया, तो मिला 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू आर स्क्वायर। तो अब अगर मात्रक या बीमा रखेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका मात्रक बीमा होगा नहीं, Q इंटू क्यू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, बल हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। बीमा निकालने के लिए यहाँ Q की बीमा, Q बराबर आई इंटू टी से A इंटू टी, इसकी बीमा क्या मिलेगी अपने को, AT। तो अच्छा AT का स्क्वायर, यहाँ पे बल की बीमा अपने को याद ही है, MLT पे पावर -2, R है दूरी, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की भी बीमा मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी बीमा निकलेगी। ठीक है, यहां हम लोग देखे कि जो बल मिला निर्वात के लिए या वायु के लिए मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और किसी माध्यम के लिए मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैपिटल है, ये है माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये किसी माध्यम के लिए था, ये निर्वात या वायु के लिए था, तो अगर इन दोनों का भाग देंगे तो F0 बाई FM क्या मिलेगा, 1 2 3 4, ये चौथी राशि ऊपर जाएगी, कैपिटल के बाकी सारी चीजें कट जाएगी। तो यहां से अगर हम लोग FM निकालें मतलब मीडियम का बल निकालें तो ये यहां गया और ये गया F0 बटा के, मतलब क्या हुआ, माध्यम में वैद्युत बल घट जाएगा, कितने गुना से घटेगा, के गुना से घट जाएगा, या फिर बोल दें 1 बटा के गुना हो जाएगा। अच्छा, तो एक तो यहां से के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से के बारे में बात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, इसी को हमने क्या बोला था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई कैपिटल के परावैद्युतांक है, तो कैपिटल के मिलेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये के दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम के की परिभाषा भी लिखते हैं जो कि बोर्ड में कई बार पूछी गई है। हम बोलेंगे निर्वात में वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, और माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात को, या फिर बोलेंगे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक। यहां से हम बोले हैं कि के गुना घट गया। अब जैसे इस सवाल में बात करें तो कह रहा है दो बिंदु आवेशों को वायु में निश्चित दूरी पे रखने पे 80 न्यूटन का बल लग रहा है, दो आवेशों को निर्वात या वायु में रख रहा है तो उनके बीच जो बल लग रहा है F0 जिसको माना मैंने वो लग रहा है 80 न्यूटन का। फिर क्या कर रहा है, वो किसी माध्यम में लेके जा रहा है, और खास बात क्या है, इन्हीं आवेशों को मतलब Q1 और Q2 को उसने बदला नहीं, Q1 Q2 अभी भी है, और इतनी ही दूरी पर मतलब बीच की दूरी अभी भी R ही है। तो अब अपने को क्या चाहिए, इस माध्यम का परावैद्युतांक, क्योंकि इस माध्यम में बल जो है घट के 8 न्यूटन हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला अपना काम का यहां मिलेगा। FM जो कि 8 है और F0 जो है 80 और ये बटा के, तो के निकालेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा 10। ठीक है, आंसर अपना 10 आ गया। एक बात और, ये जो के होता है, के का मान सदैव 1 से लेके अनंत तक होता है, ये बड़ा ब्रैकेट
मतलब क्लोज्ड इंटरवल आप लोग जानते हो, एक से लेके अनंत तक। एक किसके लिए होता है? निर्वात या वायु के लिए, तभी यहां पे के का मान 1 लिख दिया था, तो ये निर्वात या वायु के लिए आ गया था। अनंत होता है धातुओं के लिए, बाकी सबके लिए जो परावैद्युतांक का मान है 1 और अनंत के बीच में होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे यहां पे कोई आवेश है तो इसके आसपास एक क्षेत्र होगा, आसपास एक क्षेत्र होगा, उसी को वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। कब? जब किसी दूसरे आवेश को इसमें लाएं, इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएं, उस क्षेत्र में लाएं, तो उस पर एक वैद्युत बल लगने लगे। अब अगर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, ये प्लस ये माइनस होगा तो लाएंगे तो आकर्षण बल होगा। तो वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र होगा जिसमें कोई दूसरा अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा। फिर हम लोग वैद्युत बल रेखाएं देखेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र में ही खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, जिन पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करता है। एकांक धन आवेश लेते हैं क्योंकि अभी आगे हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो F/Q मिलेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर परिभाषा हम लोग लिखें तो ये मिलेगा किसी एकांक धनावेश एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और उसके आवेश के अनुपात को, या अनुपात की जगह एक शब्द उपयोग किया जाता है निष्पत्ति। निष्पत्ति, अनुपात या निष्पत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सदिश रूप या अदिश रूप। और अगर हम लोग बल की बात करें, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे जो बल होगा वो Q × E होगा। अब वही आवेश अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो बल हो जाएगा E × कैपिटल E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे ये उस वस्तु का आवेश था, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस आवेश पे लगने वाली बल की दिशा में ही होगी और माइनस आवेश पे लगने वाले बल की विपरीत दिशा में होगी। कैसे? ये यहां पर देखते हैं। अब जैसे मान लो इस आवेश के कारण, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो KQ/R²। K क्या है? 1/4πε0 Q/R²। ये फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का R दूरी पर। अब यहीं से मान लीजिए ये आवेश है प्लस का Q, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब भी अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी जिस भी बिंदु पर, उस बिंदु पर हम लोग ले आएंगे परीक्षण आवेश को रखेंगे। परीक्षण आवेश हम जानते हैं एकांक धनावेशित होता है। तो अब इसी परीक्षण आवेश पे जो बल की दिशा होगी, चूंकि ये धन है तो जो बल की दिशा होगी वही हो जाएगी इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। किस पर? इस बिंदु P पर। किसके कारण? इस आवेश के कारण। तो अब ये प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा जिसके कारण बल की दिशा ये मिलेगी। अब ये प्लस है तो प्लस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मिलेगी वो बल की ही दिशा में मिलेगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही मिलेगी। अब अगर यही ये -Q होता तो -Q के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस बिंदु पे हम लोग किसको लाएंगे? परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश को रखा। अब परीक्षण आवेश पे जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि परीक्षण आवेश कैसा है? धनात्मक प्रकृति का। ये माइनस ये प्लस इसको खींचेगा अपनी ओर, मतलब बल की दिशा ये मिल जाएगी। इस आवेश के कारण
इस बिंदु P पर बल की दिशा ये मिलेगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही मिलेगी, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या है, अभी भी अपना धनात्मक ही है। इसका यूज अभी हम डेरिवेशन में करेंगे, तो इसको अच्छे से समझना है अपने को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले, उनका परिमाण समान है, मतलब Q1 Q2 Q के बराबर मान लिया हमने, परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है, मतलब 1 प्लस तो 1 माइनस, और ये अति अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों आवेश अति अल्प दूरी पर हैं, तो ये जो निकाय बनेगा उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इनके बीच की दूरी जो d है अति अल्प है, बहुत कम है, इसका परिमाण Q, इसका भी परिमाण Q, तो ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, इनके बीच की दूरी d, तो यही जो निकाय बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ज्यादातर इस दूरी को वो 2L भी मान लेता है, ठीक है। तो अब यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, ये होता है उन आवेशों के परिमाण, आवेशों का कोई एक परिमाण ले लो और उनके बीच की दूरी ले लो, उनका जो गुणनफल होगा वही होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की न्यूनतम अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूरी अति अल्प होनी चाहिए और इसकी दिशा जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P की दिशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस से प्लस आवेश की ओर। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, जिसको अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, उसमें हम लोग अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो देखो, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी मान लेंगे, ये माइनस और प्लस इनके बीच की दूरी 2L मान लिया। अब 2L माना इसलिए ताकि इनके मध्य बिंदु से R दूरी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो मध्य बिंदु लें तो ये दूरी L मिल जाए, ये दूरी L मिल जाए। अगर आप बीच की दूरी 2L मानोगे, L मानोगे तो L/2 मिलेगी। कैलकुलेशन अपनी थोड़ी लंबी होगी, बाकी काम वही है। इसी बिंदु P पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब यहां पर इसका की पॉइंट क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बना है? प्लस और माइनस आवेश से मिलकर बना है, और बिंदु आवेश के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी पीछे देखे थे, उसी का उपयोग करेंगे KQ/R²। तो इस प्लस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और इस माइनस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए उस तीव्रता की हम लोग दिशा भी देखेंगे और दिशा देखने के बाद सदिश रूप से हल करने के बाद अपना नेट वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो अब अगर इस बिंदु पे अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करते हैं? उस बिंदु पे हम लोग परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश एकांक धनात्मक आवेश होता है। तो अब इस आवेश के कारण इस पे बल की दिशा होगी दूर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, वही दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की। बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा इस दिशा में। अब इसी प्रकार ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो बल की दिशा ये, और यही दिशा मिल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की A के कारण बिंदु P पर। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत के लिए अगर इनके बीच का कोण, विपरीत होने का मतलब इनके बीच का कोण हो गया 180 अंश, तो हम सदिश का परिणामी का फार्मूला जानते हैं, √A² + B² + 2AB cos थीटा। दो सदिशों के परिणामी का सदिश। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है अपना? 180, तो cos 180 -1, तो A²B² - 2AB मिलेगा, A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर मतलब रूट से बाहर आ जाएगा A -
बी, दोनों सदिश हैं ए और ई बी, अपने ए और बी। अब हम ये देखेंगे जो बड़ा होगा उसी से घटा देंगे छोटे वाले को, वही अपना नेट मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र, और बड़े वाले की दिशा में ही मिल जाएगी अपनी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो E मिलेगी अपने को बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मिलेगी वैद्युत क्षेत्र बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे। अब सवाल ये है कि बड़ा वैद्युत क्षेत्र कौन है, EA या EB। तो अगर हम लोग ए की बात करें, EA की बिंदु ए के कारण था, मतलब इतनी दूरी पर ये R ये L, तो ये दूरी है R प्लस L, तो EA मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब R प्लस L का होल स्क्वायर, और इस बिंदु के कारण B के कारण इस पे मिलेगा वैद्युत क्षेत्र के क्यू बाई आर, आर मतलब कितना, ये R माइनस ये L, मतलब ये दूरी है R माइनस L। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिसका R ज्यादा उसके लिए वैद्युत क्षेत्र कम, जिसका R कम उसके लिए वैद्युत क्षेत्र ज्यादा। तो अगर ये R कम है तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, मतलब B के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, मतलब EB बड़ा होगा। यहां से क्या पता चला अपने को कि जो EB है वो ग्रेटर है EA से, तो अपना नेट मिलेगा EB माइनस EA, और उसकी दिशा होगी B की ओर, क्योंकि B वाला वैद्युत क्षेत्र अपना बड़ा है। तो अब यहां से जो EP मिलेगा सदिश अब हटा सकते हैं, क्योंकि यहां से हमने देख लिया A माइनस B मिलेगा, मतलब यहां EB माइनस EA मिलेगा। अब इन दोनों का परिमाण हम लोग रख सकते हैं, ये मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा के क्यू बाई आर प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, लासा यही मिलेगा अपने को, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये यहां गया ये यहां गया। ऐसा करते हैं K इंटू क्यू को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां मिलेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R, ये यहां गया ये यहां गया R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू है ही, ऊपर मिलेगा प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस स्क्वायर वाली टर्म कटेगी और ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 2ab 4ab मिलेगा। और नीचे अगर हम लोग देखें तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर दिया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे अब हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया जी, कि देखो यहाँ पे अपनी जो L है दूरी वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन ही ये है कि दोनों आवेश अति अल्प दूरी पर होने चाहिए, मतलब L बहुत छोटा है तो L का स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो होगा लगभग R स्क्वायर के बराबर होगा। हम लोग यहाँ बोलेंगे कि L जो है R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर तो छोटा होगा ही, तो यहां से मिलेगा ये जो वैद्युत क्षेत्र है अपना, ये मिलेगा 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर R पावर 4 मिलेगा 4 इंटू, अच्छा Q कहां गया अपना, ये एक मिनट, ये 4RL था ही, ये 4KQRL और डिवाइडेड बाय ये मिल जाएगा R पे पावर 4, यहां से कटेगा तो मिलेगा 4KQRL, R तो कट गया, डिवाइडेड बाय R द पावर 3 मिलेगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कैपिटल P का फॉर्मूला देखा था, क्या कैपिटल P का फॉर्मूला देखा था, Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, यहां पे न्यूनतम दूरी हमने 12 माना है तो ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको क्या कर दें हम लोग, 2 इंटू 2 कर दें तो फाइनली मिलेगा 2P बाई R क्यूब, देखना यहां पे 2KP, क्योंकि हमने क्या किया 2Q इंटू L को ले लिया P। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब इसकी दिशा क्या मिलेगी आपको, बी की दिशा में, मतलब माइनस से प्लस की दिशा में, मतलब माइनस से प्लस वाली दिशा ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। मतलब अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो P की दिशा में है। इसलिए अगर इसके सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप में हम लोग लिखते हैं 2k स्मॉल है 1/4πε0 निर्वात के लिए या वायु के लिए, और ये मिलेगा P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है अपना सदिश रूप, ये है अपना अदिश रूप में, परिमाण रूप में फॉर्मूला। वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में, तो ये इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु P मानेंगे जिस बिंदु पे अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस बिंदु को हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलाएंगे, क्योंकि अपने को बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। जैसे वहां पे हम लोग अच्छी स्थिति में कर रहे थे, अलग अलग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, वही काम यहां पर करेंगे। तो ये बिंदु अपना P है, यहां पे हम लोग परीक्षण आवेश रखेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए। तो ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण का बल इस दिशा में, तो इसी दिशा में मिलेगी अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अगर A है, ये अगर B है, तो ये मिलेगा EB, और ये यहां प्लस रखा है परीक्षण आवेश, ये माइनस, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस दिशा में बल मिलेगा, जिसके कारण इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र मिलेगा E A। अब यहां पर हम लोग इस कोण को थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, तो ये एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ये थीटा आएगा, है ना। दो समांतर भुजाएं, तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण थीटा, और ये सममिति से थीटा मिलेगा। अब इस E1 और E2 के घटक करेंगे, तो अब देखना ये वाला घटक इस दिशा में EB cos थीटा, और EA का इसी दिशा में घटक मिलेगा EA cos थीटा, और ये लंबार्धक वाला घटक जो है वो मिलेगा EA sin थीटा और EB sin थीटा। ये EA का इस दिशा में घटक मिलेगा क्या, EA sin थीटा, और इस दिशा में इसका घटक मिलेगा EB sin थीटा। अब देखो दोनों के परिमाण बराबर हैं, क्यों, क्योंकि EA और EB आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि Q बराबर, और इसका फॉर्मूला को क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, और ये दूरी सेम है, ये दूरी हमने L माना, इससे R दूरी पर ये O था, इससे R दूरी पर P, मतलब OPR है, तो ये वाली दूरी जो है कितना मिलेगी, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहां पर ये वाला, ये दोनों मान बराबर हो गए, जिसके कारण ये साइन थीटा भी बराबर हो गया, जिसके कारण ये दोनों घटक विपरीत दिशा में है, तो दो सदिश विपरीत दिशा में, तो उनका परिणाम ही 0। इस दिशा में EA वाला घटक भी आएगा कॉस का, और EB का भी घटक आएगा, और इसी दिशा में है, एक ही दिशा में है, मतलब बीच का कोण क्या है अपना, बीच का कोण थीटा जो है 0 है। तो फिर R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से निकालेंगे तो A प्लस B आएगा। ये सीधा समझाते भाई, एक ही दिशा में है तो सीधा जोड़ दो, तो जो अपना E नेट आएगा वो आएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA EB दोनों के ही परिमाण बराबर है, और KQ बाई आर स्क्वायर है, KQ बाई R। R यहां लिख जरूर दिए हैं हमने, कैपिटल R लिख दे रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो, इसको भी हमने R ही माना था। ये R एक्चुअली ये वाली लेंथ है, मतलब L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस रूट में, तो ये मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो KQ बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट से निकल जाएगा ये बाहर। अब ये cos थीटा, अब यहां से cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मतलब L और बटा कर्ण में क्या है, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यही पद दो बार है, इसलिए यहां पर क्या कर दें हम लोग, 2 का गुणा कर दें। अब आप देखो ये पूरे पे पावर 3/2 जाएगा, तो मिलेगा 2K
QL, ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पे पावर 3/2। सेम कॉन्सेप्ट, चूंकि एल बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L, बीच की दूरी 2L है तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा अपना P, और ये डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर है और ये पावर है 3/2 मतलब आर क्यूब मिलेगा, तो यहां मिलेगा KP/R³। अब इसकी अगर दिशा की बात करें तो इस बार दिशा इसकी इस दिशा में मिलेगी, दोनों परिणामी एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे, वही दिशा परिणामी की होगी, मतलब प्लस से माइनस की ओर दिशा मिलेगी, मतलब P के विपरीत दिशा, क्योंकि P की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो अगर हम लोग सदिश रूप में बात करें बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र, तो मिलेगा माइनस का KP/R³। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस मिल रही है और P की दिशा माइनस से प्लस मिल रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अपने को निकालना है उस पे लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी। समदूरस्थ का मतलब ये इनके बीच की दूरी बराबर होगी। अब इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पे। तो अब हम ये जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस और प्लस आवेश से मिलकर बना है, तो माइनस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में बल लगेगा और प्लस आवेश पर भी बल लगेगा। माइनस आवेश पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, प्लस आवेश पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल लगेगा। और ये दोनों बल जो हैं कितने होंगे, जो बल है वो Q इंटू E से मिलेगा, दोनों का परिमाण सेम होगा, इसलिए युग्म जोड़ा दो बल है, इसलिए इसको प्रत्यानयन बल युग्म भी बोलेंगे। और इन्हीं बलों के कारण ये अपना वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा। एक बल इस दिशा में लग रहा है और दूसरा इस दिशा में, तो इसको घुमाएगा तो वहां टाउ आएगा, बल युग्म का आघूर्ण। और टाउ का फॉर्मूला होता है बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। लंबवत दूरी, बल और लंबवत दूरी का गुणनफल। बल तो हम जान गए हैं कितना है, Q इंटू E इंटू लंबवत दूरी। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं को बोल दो आप, इनके बीच की लंबवत दूरी यही होगी, क्योंकि ये बल इस दिशा में ऐसे है और ये बल है, तो इनके बीच की दूरी यही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो अगर ये थीटा है और ये दूरी अपने को पता है, ये दूरी अपने को पता है कितना, 2L, हमने दूरी माना है कितना 2L। तो अब ये साइन चाहिए, ये वाली लंब बटे कर्ण लगाएंगे तो ये दूरी क्या आ जाएगी, तो यहां पे चलो यही निकाल दे रहे हैं। अगर यहां पे हम लोग साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा से लंब बटा कर्ण, इस दूरी को हमने कितना मान लिया, अगर d मान लिया तो यही d चाहिए अपने को, और कर्ण है अपना 2L, तो d मिलेगा कितना 2L इंटू साइन थीटा। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप ये देखो कि ये e को बाहर कर दो, आप E को बाहर कर दिया, इसको लिख दिया Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। तो यहां से मिलेगा E इंटू, इसी का मान है कितना P, तो ये मिलेगा साइन थीटा। तो टाउ का फॉर्मूला मिल गया अपने को P इंटू E साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा हम लोग सदिश पढ़े हैं, वहां पे हम ए क्रॉस बी जानते हैं, वहां पर हम लोग ए क्रॉस बी क्या जानते हैं, सदिश ए क्रॉस बी जानते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी अगर ए बी साइन थीटा होता है तो ए बी साइन थीटा, अच्छा इसको पी ई साइन थीटा लिखते हैं। और सदिश रूप में जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है पी क्रॉस ई, ये आपको याद रखना है। यहां से वेक्टर वाले सवाल मिलेंगे अगर सदिश रूप में दिया जाएगा तो। अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें टाउ के अधिकतम मान की, तो टाउ का अधिकतम मान मिलेगा जब साइन थीटा का अधिकतम मान मिलेगा। हम जानते हैं साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है, मतलब अधिकतम मान 1 होता है, तो टाउ अधिकतम कितना मिल जाएगा, P इंटू ई। ये होगा अपना रिजल्ट।
अब हम लोग देख रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इस दिशा में हमने ये वैद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति ली है। प्रारंभिक स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है, फिर उसको हमने θ2 कोण घुमा दिया। तो अब जो किया गया कार्य है वही अपने को निकालना है। तो dw थोड़ा सा जो कार्य मिलेगा थीटा डी थीटा घुमाने पे वो मिलेगा टाउ इंटू डी थीटा। जैसे हम लोग अगर रैखिक गति के लिए बात करते हैं तो कार्य बराबर क्या मिलता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन अगर यहाँ घूर्णन चूंकि घुमा रहे हैं तो जो कार्य मिलेगा वो मिलेगा बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पे अगर हम लोग dw की बात करें, टाउ का अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा P इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हम समाकलन करेंगे दोनों साइड का, तब अपने को मिलेगा टोटल W। और यहां जो P इंटू ई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर दिया, समाकलन क्या मिला आपको, साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट कहां से कहां घुमा रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति θ1, अंतिम स्थिति θ2। अच्छा, हम जानते हैं साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, ये PE हो गया, ये कॉस थीटा θ1 से θ2। अब लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां मिलेगा माइनस P इंटू ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो मिलेगा P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये है अपना किया गया कार्य। यहीं पर हम लोग एक स्थिति लेते हैं कि θ1 को अगर हम लोग 0 ले लें, अगर θ1 को हम लोग 0 ले लें 0 डिग्री और θ2 को थीटा ले लें तो फाइनली W मिलेगा, यहाँ cos 0 1 होता है तो ये मिलेगा P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी अपना फॉर्मूला है। प्रारंभिक स्थिति θ1 को 0 लेने का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश ही रखा गया है, कुछ ऐसे। फिर हमने इसको थीटा कोण घुमा दिया, थीटा कोण घुमा दिया, तो कार्य कितना मिला, P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा।